Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Raza Ali Mugheri, lecturer physics at Cadet College Panwakil. Once again, welcome you all in our online video classes. We are discussing physics for class metric and ninth. We are discussing chapter number 6, equilibrium. Our today's topic will be first center of gravity for irregular shapes, conditions for equilibrium and states of equilibrium. First of all, we will discuss what is center of gravity. Before going to discuss what is center of gravity, first of all, I would define what is gravity. Gravity is simply defined as force of attraction by which the earth attracts the bodies towards its center. That force will be called as gravity. ग्रेविटी वर्ड की माना है कशिश, और कशिश हमेशा फोर्स के मुतालिक ही होता है। तो ग्रेविटी वो कशिश वाली फोर्स है जिसमें से जमीन चीजों को अपनी सेंटर की जानिब खींचे, उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटी। Whenever a body will attracted by gravity, that body will move with certain acceleration towards earth. That acceleration will be called as acceleration due to gravity, and its value is 9.8 meter per second square, which we already discussed in earlier classes in earlier chapter. Now, what is center of gravity? The point on which the weight of body is act or appeared is called center of gravity. Center of gravity is a point where whole the weight of body appears to act. किसी भी बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह है, वो पॉइंट है जहां उसका पूरा वजन आके जमा हो, जहां उस पूरा बॉडी का पूरा वजन आके लगे, उस पॉइंट को हम नाम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ बॉडी, कि मुख्तलिफ बॉडीज की डिफरेंट शेप्स हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा किसी भी बॉडी के शेप के साथ डिपेंड करती है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो पॉइंट, वो जगह जहां पे बॉडी का पूरा वेट आके जमा हो, उस पॉइंट को हम नाम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर फ्यू बॉडीज, बट दीज बॉडीज will be in a regular shape. It means that they are in a symmetric shape. First of all, for a uniform rod, the center of gravity will be center of rod. For circular plate, center of plate. For plate, either it will be square, rectangular or parallelogram. The center of gravity will be point where the lines will intersect with each other. Then we have a rectangular block or cubic block. Its center of gravity will be intersection of medians or intersection of diagonals. कि अभी इस डायग्राम के अंदर जितने भी बॉडीज हैं वो सारे बॉडीज सेमेट्रिक बॉडीज कहलाएंगी। सेमेट्रिक, या आप उनको कह सकते हैं जिनका शेप एक जैसा हो हर साइड से, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। इट मींस के दे विल बी कॉल्ड एज अ रेगुलर शेप। तो रेगुलर शेप्स के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट लाई करती है सेंटर के अंदर, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीजों को जमीन की तरफ फेंकेंगे तो वो जिस पॉइंट के ऊपर आके जमीन पे गिरेंगी, वहां से आप इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन हमेशा एट द मिड पॉइंट से ही इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट से वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर इरेगुलर शेप्स, बिकॉज इरेगुलर शेप के अंदर हमेशा उसके हर साइड पे जो शेप होता है वो मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कैसे करें, उसके लिए वी आर यूजिंग अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नेम्ड एज अ प्लम्ब लाइन। with the help of that plumb line we can easily find the center of gravity for any irregular shape. ओके बेटा, नाउ व्हाट इज प्लम्ब लाइन? इस प्लम्ब लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ प्लम्ब लाइन इज अ स्मॉल मेटालिक पीस व्हिच इज अटैच्ड विथ अ स्ट्रिंग। कि हमारे पास एक मेटालिक
मटेरियल है, उस मेटालिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, वही अटैच विथ स्ट्रिंग, उसको किसी धागे या रस्सी के साथ हम बांध लेते हैं। और जैसे ही उसको हम सस्पेंड करेंगे, तो सस्पेंड करने के बाद हमें वो डिफरेंट पॉइंट्स शो करेगी, जिस डिफरेंट पॉइंट की पोजीशन के ऊपर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी इरेगुलर शेप मटेरियल के लिए। नाउ लाइंस पैरेलल टू द प्लम लाइन आर बी ड्रा। तो ये पूरा एक तरीकेकार है, मेथड है, जिसके लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें। तो यहाँ हमारे पास एक इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप से मुराद के कहीं भी उसके अंदर कोई भी सिमेट्रिक या सिमिलरिटी ना हो, हर साइड से, हर एंगल से वो मुख्तलिफ लगे। तो ये हमारे पास एक मेटालिक मटेरियल है जिसको हमने अटैच किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ, जिस सिंपल इंस्ट्रूमेंट का हमने नाम रखा है प्लम लाइन। अभी इस प्लम लाइन की मदद से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी इरेगुलर मटेरियल की। तो सबसे पहले यहाँ जैसे कि बताया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दैट शेप। सबसे पहले कुछ मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर, जो इरेगुलर शेप्स हों उनके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। लेट सपोज here we are making the three different holes on it, number first, second and third. With the help of these three different holes, we can easily calculate the center of gravity for the shape which you are seeing on your screen. The point of intersection of lines give the center of gravity. Now what we are doing, first of all we are suspending that irregular shape with hole 1। जैसे ही होल 1 के साथ हमने उसको सस्पेंड कर लिया, लटका लिया, तो एक पैरेलल लाइन बन रही है, उस पैरेलल लाइन को ड्रॉ करें। अगेन उसकी पोजीशन को चेंज करके, जैसे कि होल नंबर 2 से हमने उसको हैंग किया, फिर एक पैरेलल लाइन बन रही है, उसको हमने ड्रा किया। फिर होल नंबर 3 से हमने उसको हैंग किया, फिर एक पैरेलल लाइन बन रही है जिसको हमने ड्रा किया। अभी ये तीनों लाइंस जिस भी पॉइंट के ऊपर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस इरेगुलर शेप। और जितने भी इरेगुलर शेप्स हों उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इस मेथड के तहत फाइंड कर सकते हैं। नाउ कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से पहले इक्विलिब्रियम को दोबारा से समझा दूं कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिसके अंदर बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। अभी रेस्ट में या मोशन के अंदर देयर आर द फ्यू कंडीशंस फॉर इट, और देयर आर फ्यू कंडीशन बिहाइंड इट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशन। देयर आर द टू मेन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, namely first condition and second condition. The first condition is simply defined as the total sum of all the forces acting on a body is equal to zero। किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उन सारी फोर्सेस को अगर हम जमा करें तो जवाब हमें जीरो आ जाए, तब वो बॉडी कहलाएगी, और दैट बॉडी विल सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली वी कैन सिंपली राइट as you are seeing on screen, we are taking two forces that are along the x-axis. Number one is F1, while number second is F2. But F1 and F2 are opposite to each other. Therefore, we are adding minus sign with F2. कह सकते हैं कि F1 डाउनवर्ड है और F2 अपवर्ड है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, जबकि डायरेक्शन दोनों के मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए इसलिए ये नेगेटिव साइन शो करेगी कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ क्या है, टोटल सम, द सम वर्ड इज यूज फॉर एडिशन, कि जब इन दोनों फोर्सेस को हम जमा करें तो जवाब हमें क्या मिले, जीरो। अगर मैं कहूं कि F1 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, F2 का मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है, जैसे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव 5 होगा। तो पॉजिटिव 5 एंड नेगेटिव 5 विल कैंसिल आउट ईच अदर, नेट रिजल्ट विल बी जीरो, कि जो हमारे पास समीशन का आंसर आएगा वो जीरो। वैसी तरह अगर y फोर्सेस का आंसर भी जीरो हो, तब द समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल का नाम है सिग्मा, एंड द वर्ड सिग्मा इज यूज फॉर द समीशन। समीशन मींस कि टोटल सब चीजों का जमा। तो समीशन ऑफ एल मींस कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, either they will be in x direction or they will be in y direction, the result will be zero. Then that body will satisfy the first condition of equilibrium. Now
If a body is satisfying the first condition of equilibrium, then it will be said to in translational equilibrium. कि अगर कोई भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी, देन उसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं. इसके अलावा अगर वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी, देन देयर इज अ नो एनी लीनियर एसोलेशन इन दैट बॉडी, कि उस बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी एसोलेशन प्रोड्यूस नहीं होगी. लीनियर वर्ड मींस कि वन डायरेक्शनल एसोलेशन, either they will be in x direction or it will be in a y direction. Now the second condition for equilibrium: if the sum of clockwise torque is equal to sum of anti-clockwise torque, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो clockwise torque हो वो anti-clockwise torque के बराबर आ जाए, then total sum will be zero. That body will satisfy in the second condition. Or the sum of torque acting on a body मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कि जितनी भी टॉर्क्स किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही हैं उन सारों की समीशन किस चीज के बराबर हो, जीरो के बराबर हो. जिसका ऊपर वाली डेफिनेशन में ये क्लियर बता रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम जमा करें तो नेट रिजल्ट जीरो आएगी. और जब भी किसी बॉडी के ऊपर दोनों तरफ से टार्क लगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और उनका जमा आंसर जीरो आ जाए, तब वो बॉडी सेटिस्फाई करेगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, जहां मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ ऑल टाउ इज इक्वल टू जीरो, मींस के समीशन ऑफ ऑल टार्क either they will be clockwise or anti-clockwise will equal to zero. Now if a body is satisfying the second condition of equilibrium, then it will be called in a rotational equilibrium. और इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी डज नॉट possess एनी एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास किसी भी एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. इट मींस कि जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पढ़ रहे होते हैं तो वहां ना लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर तब कहलाती है जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, फर्स्ट और सेकंड. नाउ वी हैव स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. There are the three different states of equilibrium: stable, unstable, and neutral. First of all, we will discuss about the stable equilibrium. When a body is slightly displaced, if it comes back to its original position, such body is said to be in state of stable equilibrium. अगर किसी भी बॉडी को हम थोड़ा हटा दें फोर्स अप्लाई करके उसकी मेन पोजीशन से, और जैसे ही वो फोर्स छोड़ दे वो बॉडी अपनी सेम पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए, ऐसे बॉडी के स्टेट को हम नाम देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम. एज यू सी इन द डायग्राम कि हमारे पास एक शेप मटेरियल है, ये सी जी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश करने के बाद ये इसकी मीन पोजीशन थी, जिस मीन पोजीशन से ये क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई. पहले ये वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बिल्कुल रखी हुई थी, उसके बाद उसने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई भी इंक्लाइंड बना लिया, तो पुश करने के साथ वो डिस्प्लेस हुआ. डिस्प्लेस करने के बाद जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं तो वो बॉडी अगेन वापस आ जाए अपनी उसी पोजीशन के ऊपर जिस पोजीशन पे पहले मौजूद थी, तब वो बॉडी कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर. नाउ what is reason why the body is returning back to its same position? Because of center of gravity. कि जैसे हम उस बॉडी को पुश कर रहे हैं तो पुश करने के बाद उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट विल अगेन डज नॉट चेंज, तो चेंज ना होने की वजह से वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काज कराती है उस बॉडी को अपने उस मेन पोजीशन पे वापसी के लिए. नाउ द सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेड, if it does not comes back to its original position, then it will be called in a state of unstable equilibrium. कि अगर बॉडी को हम अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा हटा दें, डिस्प्लेस करें पुश करने के बाद, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस ना आए, तब वो बॉडी कहलाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर. एज यू सी वी आर गेटिंग अ पेंसिल बट इट इज इन अ वर्टिकल डायरेक्शन. This will be called its mean position, as another diagram is left in dots. When we are pushing that pencil, now by displacing slightly,
that will not return back to its mean position, such state will be called as an unstable equilibrium. Now the third one is neutral equilibrium. Neutral equilibrium is simply defined as when a body is slightly displaced, it does not come to its original position, but it occupies a new similar position as that of original one. That will be called as a neutral equilibrium. For example, the rolling of ball. As you see, okay, this is an example of neutral equilibrium. This point will be called is original position. By pushing it, the body will not return to its same position, but it will occupy another one, but that will be similar to the first position. That equilibrium type is called as a neutral equilibrium. Now there is a little bit difference between unstable and neutral. अनस्टेबल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे वापस ना आए, जो न्यूट्रल में भी करते हैं, लेकिन अनस्टेबल में हमने न्यू पोजीशन के मुतालिक कोई बात नहीं की, लेकिन न्यूट्रल के अंदर हम ये क्लियर कर रहे हैं कि जो बॉडी पोजीशन लेगी न्यू वाली वो सिमिलर होगा उसी पोजीशन के जिस पोजीशन पे वो पहले मौजूद था. अगेन अनदर डायग्राम जिसके अंदर आप तीनों स्टेट्स को आसानी देख सकते हैं. ठीक है, जैसे ये कॉइन रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास हॉरिजॉन्टल के ऊपर रखा हुआ है, तो वो डिस्प्लेस करने के बाद अपनी पिन पोजीशन पे वापस आएगी, इसलिए वो अनस्टेबल कहलाएगी. अगर इसके एजेस से हम उसको रखें तो वो अनस्टेबल, क्योंकि उसी पोजीशन के ऊपर वापस नहीं आएगी. अगर एक सर्कुलर बाल लेंगे तो वो क्या करेगी, उसी पोजीशन का कोई और प्लेस लेगी, दैट विल बी कॉल्ड इट्स न्यूट्रल. So that is all about today's lecture. Hope you can understand it. If anyone asks any question, you may ask in comment sections.